हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी हिंदी पेडागोजी की 6 क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए या कंटेंट की जरूरत है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखिए हम हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और इसी में मैं आपको सीटेट पेपर 2 की हिंदी पेडागोजी की 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ एक सेट में, ठीक है। सो यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको जो है 15 में से कितना स्कोर आपका आया है, ठीक है। सो मेरा आंसर बताने से पहले आपको पहले खुद देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस को जो है करेक्ट कर पा रहे हैं। आज का सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस न्यू भी हैं, तो आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है। तो NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये ना सिर्फ आपका हिंदी पेडागोजी बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ, NCF हुआ है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, समावेशी शिक्षा, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आ सकते हैं। तो इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आई होप कि सभी ने सही कर दिया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो पढ़ाई यानी माध्यम की भाषा जो है मातृभाषा यानी कि हमारे घर की भाषा हो, ऐसा जो है NEP 2020 में कहा गया है, ठीक है। सो वैसे भी देखिए, अगर आपको मातृभाषा की अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मातृभाषा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मदर टंग को, तो वो आंसर सबसे बेस्ट होने वाला है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाती है। बहुभाषावाद मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुभाषा आधारित मातृभाषा होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने जो एजुकेशन स्टार्ट की, शिक्षा स्टार्ट की, वो कहाँ से की, मातृभाषा में। क्योंकि वो जब पहली बार एडमिशन लेगा तो वो ऑब्वियस है कि वो उसके घर में जो भाषा बोली जाती होगी वही बोलेगा, अपनी मातृभाषा बोलेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो स्कूल से कुछ भाषाएं सीखेगा, तो धीरे धीरे उसकी जैसे उसकी मातृभाषा हिंदी है, फिर वो स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश सीखेगा। हो सकता है उसके स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है तो वो संस्कृत भी सीखेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे और भाषाएं जुड़ती जाएंगी। तो हम जब 2 से अधिक भाषा सीख लेते हैं तो उसको बहुभाषावाद कहते हैं और ये मातृभाषा आधारित हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, बस फ्लो में पढ़ लेते हैं कि भाषा के बारे में कौन सा सही है। हमारा सही है पर माइंड जो है ज़्यादा चलता है ना, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो गलत हमें यहाँ पर ढूंढना है कि भाषा के बारे में गलत कौन सा है। भाषा अस्मिता व्यक्त करती है यानी कि पहचान को व्यक्त करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, भाषा इतिहास का खजाना है। तीसरा क्या है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है। और लास्ट क्या है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हर भाषा की लिपि हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और हमसे गलत ही पूछा था इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही कथन आपकी भाषा के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है। यानी कि मुंबई में जो मराठी बोली जाती है वो महाराष्ट्र, देखिए मुंबई एक अलग मतलब मुंबई थोड़ा सा अलग हो गया है ना, और महाराष्ट्र मुंबई में थोड़ी सी डिस्टेंस है, थोड़ी सी नहीं बहुत डिस्टेंस हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मुंबई में जो मराठी बोली जाती है वो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली मराठी से, देखो है तो दोनों मराठी है ना, भाषा तो अलग नहीं है, लेकिन क्या है कि मुंबई में जो मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में जो मराठी बोली जाती है उनमें भिन्न है, यानी कि उनमें अंतर है। यदि दोनों पारस्परिक रूप से बोल रहे हैं, दोनों को अंडरस्टैंडेबल है, दोनों को समझा जा सकता है, ठीक है। मराठी के इन दोनों प्रकारों को आप क्या कहेंगे, तो देखिए जब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कोई एक ही भाषा की जो अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं उसको हम बोलियां बोलते हैं, ठीक है। मराठी भाषा की बोलियां हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा देखेंगे तो ये लिखा है तो भिन्न भिन्न के अलग अलग भाषा बोली, तो मराठी का गलत हो गया। द्विभाषी नहीं होगा, द्विभाषी होता है जब दो अलग अलग भाषा चाहिए, ये सामाजिक बोलियां, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। ये सामाजिक बोलियां कब होती हैं, क्लास नंबर 1 में जाइए, वहां पर देखिए सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर इसका जो आंसर है वो सामाजिक बोलियां है, ठीक है। अब ये आपको क्लास चेक करनी पड़ेगी, क्लास नंबर 1 में आप उसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वहां पर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट रखा गया है और मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बोली क्या होती है और यहाँ पर सामाजिक बोली क्यों है, उस क्लास को देखिए। मैं यहाँ पर बता दूं आपको, मैं टोटल 15 सेट्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप इन 15 सेट्स को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं तो आप 100% हिंदी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और प्लस पॉइंट मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपकी इंग्लिश पेडागोजी अच्छी है, आपने हिंदी पेडागोजी की मेरी जो मैराथन मैंने प्रोवाइड किया वो देखिए, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास जरूर करके जाना, 6 क्लास टोटल प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इंग्लिश पेडागोजी जस्ट आपकी हिंदी पेडागोजी बिल्कुल सेम है, तो आपको एक जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि आपका वो चीज इंग्लिश में लिखी होती है, यहाँ पर हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठन क्या है, यानी रीडिंग क्या होती है वो आपको बताना है। पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग यानी कि सिर्फ किसी चीज को जो लिखी हुई है पाठ्य सामग्री मतलब उसको सिर्फ पढ़ना, डिकोड करना। दूसरा क्या है, अर्थ निर्माण करना। तीसरा क्या है, शब्दों का उच्चारण जो उसमें लिखा हुआ है उसको सिर्फ बोलना, उच्चारण करना। शब्द इकाइयों की समझना यानी कि जो उसमें लिखा हुआ है उनकी समझना, वर्ड्स की बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पेडागोजी की मैराथन करवाई उसमें बताया था, तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप उस चीज को पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने का मतलब है कि आप उस चीज को पढ़ करके उस चीज को समझ पा रहे हैं, उस चीज का वो चीज आपके लिए मीनिंगफुल है, उस चीज का अर्थ निर्माण कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा पठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप जब राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेखन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हमारी 6 क्लास और 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कई जो क्वेश्चन पूछे गए आपके लेखन के स्टेप्स, चरण होते हैं, लिखने के आपके चरण होते हैं, उनके ऊपर पूछेंगे कि लेखन की जो प्रक्रिया है उसके क्या चरण होते हैं, पहला चरण बताइए, अंतिम चरण बताइए। तो ये आप क्लासेस वॉच करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। लेखन क्या होता है, हमारी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें हम कई चरणों से गुजरते हैं। तो ये हमारा होता है लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना
और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाता है। यानी कि एक जो टीचर है वो क्या करेगी, व्याकरणिक तत्वों की ओर जो है ध्यान दिला रही है स्टूडेंट का, छात्रों का, और अभ्यास यानी प्रैक्टिस के थ्रू जो है व्याकरण के जो नियम है उनको समझा रही है। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं घोषणात्मक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जनरली आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। जो काव्य होता है जैसे पोएम्स वगैरह होती हैं तो हमें उनको पढ़ करके अच्छा लगता है, ठीक है, आनंद, प्लेजर ये हमें मिलता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, सराहना, बोध और आनंद, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया, यानी कि एनवायरनमेंट पर एक पाठ पढ़ाया एक टीचर ने, और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या किया, चैप्टर पढ़ाने के बाद एक 15 पॉइंट्स में जो है उसका समरी, यानी कि उस चैप्टर में जो समरी थी उसमें जो कहा गया था उसको समरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। फिर जो 15 पॉइंट्स थे ना उनको, जैसे उन्होंने तो क्रम में कहा था लेकिन स्टूडेंट को उन्होंने क्या किया, उनको उल्टा पुल्टा करके दे दिया, ठीक है। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर क्रम देना है, अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, क्रम से उनको लगाना है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्या कराने का प्रयास कर रहा है, जनरली आपको ये बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पठन के लिए उपविषय का सृजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पठन के लिए उपविषय का सृजन हो रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से लोग, मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर 1 लगाए होंगे, उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं देगा आपको कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि उल्टा पुल्टा वाक्य है तो उसका अभ्यास करना, ठीक है। यहाँ पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो उल्टे पुल्टे वाक्यों का, यहाँ पर वो जो उल्टे पुल्टे वाक्य हैं उनको क्रम में लगा रहे हैं। अब जब वो क्रम में लगाएंगे तो इट मीन्स उन्होंने उस चीज़ को समझा होगा, जो पाठ पढ़ाया है उसको उन्होंने समझा होगा, तभी वो उसको क्रम में लगा पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो उपविषय है वो उसका सृजन हो रहा है, यहाँ पर उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है यहाँ पर आएगी, क्योंकि वो उन्होंने जब पढ़ा होगा तभी वो जो है अच्छे से उसको क्रम में लगा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ना कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज टीचर है जिसने सोशल साइंस के एक टीचर और साइंस के टीचर के साथ मिलकर शब्द भंडार यानी कि कुछ वर्ड्स जो है अधिगम एक एक्टिविटी यानी गतिविधि तैयार की है, ठीक है, जिसमें वर्ड्स हैं। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट से जो है स्टूडेंट को शब्द लेने हैं, कुछ शब्द जो है साइंस से लेने हैं, कुछ शब्द उनको सामाजिक विज्ञान से लेने हैं, ठीक है। और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है, और फिर उनको क्या करना है, एक थीम लेनी है। थीम मतलब क्या होता है, जैसे परिवार एक थीम होगी, फैमिली, ठीक है। अब परिवार में क्या क्या होता है, भावनाएं होती हैं, रिश्ते होते हैं, तो इस तरीके के शब्द बनाना है, ठीक है। तो पहले थीम डिसाइड करनी है और फिर जो है उस थीम से रिलेटेड शब्द बनाने हैं। उस उपागम को यानी कि ये अप्रोच है, इसको क्या कहेंगे वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समूची पाठ्यचर्या में भाषा। देखिए समूची पाठ्यचर्या में भाषा क्या होती है, जब हम किसी और सब्जेक्ट के थ्रू जो है भाषा को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे समूची पाठ्यक्रम में भाषा हमारा होता है वो। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम भाषा को पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का भी सहारा ले रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ करके बताना है कि ये किस प्रकार का लेखन है, ठीक है। तो प्लीज़ ये मैंने देखिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस में सारे लेखन के टाइप्स आपको पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए अगर आप इंग्लिश पेडागोजी को जो है वॉच करते हैं, देखिए मैं इसलिए बार बार आपको फोर्स कर रही हूँ क्योंकि आप इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ हिंदी पेडागोजी में भी अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इंग्लिश पेडागोजी की सारी कंटेंट की क्लासेस वॉच कर लेते हैं, ठीक है। सो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागोजी से बन रहे हैं और बनते भी हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है, बस भाषा का डिफरेंस यहाँ पर रहता है। क्वेश्चन क्या है, कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुन रहे हैं, यानी कि एक स्टोरी जो है आप सुन रहे हैं, ठीक है, सुना रहे हैं, ठीक है। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। अब आपको क्या करना है कि जब आप कहानी सुना रहे हैं, कल्पना करें कि आप कहानी सुना रहे हैं और उस दिन की घटना और अपनी जो भी आपकी घटना हुई थी उस दिन और जो भावनाएं हैं उनको लेकर के आपको जो है अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है, ठीक है। और आपको ऐसा सोचना है कि आप कहानी सुना रहे हैं। तो आप जब देखिए लिखेंगे तो आप जो है बहुत सारी जो है, तो देखिए जब आप उसको पत्र लिख रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से याद होंगी तो उसको आप लिखते जाएंगे। आप पत्र लिखने के लिए चीज़ों को सोचेंगे कि आपने क्या महसूस किया था, क्या उस स्टोरी या उस घटना में उस कहानी में था, ठीक है। तो उस चीज़ को सोचेंगे फिर आप उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि स्टोरी है तो बड़ी भी हो सकती है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा होता है जब हम किसी चीज़ को अपने शब्दों में लिखते हैं, वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। अब वर्णनात्मक लेखन क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं। जैसे कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ये वर्णनात्मक लेखन होता है, ठीक है, जब हम अपना कोई इंट्रोडक्शन वहाँ पर देते हैं। और कल्पनात्मक लेखन का क्या होता है, इमेजिनेशन से आप पता लगा सकते हैं, जहाँ पर जो हम कल्पनात्मक राइटिंग लिखते हैं, यानी कि जहाँ पर हम अपने इमेजिनेशन किए हुए थॉट्स को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, CCE, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या होता है, वो आपको बताना है। तो मैंने ये दोनों ही आपको पढ़ाए हुए हैं। सतत मूल्यांकन क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को इंक्लूड करना हमारा CCE यानी सतत और सारगर्भित मूल्यांकन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? यानी कि एक आदर्श यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक आप कब कहेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना? इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है। एक तो प्रमाणिक सामग्री, बिल्कुल सही। आपकी जो सामग्री है यानी कि उसमें जो बुक में लिखा हुआ है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें ऐड कर दिया। हिंदी की बुक है, आप उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं, हिंदी से रिलेटेड रिलेवेंट चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है? तो ए तो करेक्ट है। अगर ए करेक्ट है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ए नहीं तो 4 तो गलत हो गया, ठीक है? इन तीनों में है तो ए सही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न विधाओं की सामग्री यानी कि अलग अलग विधाओं की क्या होनी चाहिए, उसमें सामग्री होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी करेक्ट है। लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री भी होनी चाहिए। तो तीनों ही करेक्ट हैं आपकी भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं, इन 2 भाषाओं का सुनना क्या होता है? बच्चों के लिए हानिकारक है, लाभदायक है, या उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनको जो है बाधित करेगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सबसे करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों के लिए लाभदायक है। इससे वो क्या करेंगे, क्योंकि जब वो 2 भाषाएं सुनेंगे तो 2 भाषाओं का अर्जन करेंगे, है ना? तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन, और अदर पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट की। सो इसके लिए जो अभियान चला था उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किस लिए चला था? विद्यालय में भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम था, जिसका नाम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like the video।